आज के इस नए गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। आज हमारी मेज पर जो स्रोत सामग्री रखी है ना, वो एक बेहद विस्तृत और अदिलचस्प शोध रिपोर्ट है। बिल्कुल। इस रिपोर्ट का शीर्षक है आयुर्वेदा तिल पित्त दोष, शरीर क्रिया विज्ञान, मानस शास्त्र और एकात्मिक चिकित्सा प्रणाली। नाम थोड़ा भारी भरकम लग सकता है सुनने में। हाँ, एकदम। लेकिन इस पूरी चर्चा का जो हमारा मुख्य मिशन है वो बहुत ही स्पष्ट है। हमें आयुर्वेद के जो त्रिदोष सिद्धांत हैं उनमें से खास तौर पे पित्त दोष की जटिलताओं को समझना है। और वो भी बहुत ही सरल तरीके से। बिल्कुल, सरल, रोचक और पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ। हमारा उद्देश्य ये है कि श्रोताओं को बिना बहुत ज्यादा सूचना के बोझ तले दबाए उनके शरीर और मन के भीतर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसका एक बिल्कुल स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया जाए। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि आयुर्वेद बस जड़ी बूटियों या बीमारियों के इलाज की कोई पुरानी किताब है। हाँ, काढ़ा पी लो और ठीक हो जाओ, ऐसा कुछ। सही कहा। लेकिन असल में ये जीवन जीने का एक संपूर्ण विज्ञान है। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आखिर ये पित्त दोष है क्या, और ये हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे विचारों और हमारे स्वास्थ्य को कैसे कंट्रोल कर रहा है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये प्राचीन ज्ञान आज की भागदौड़ भरी आधुनिक जीवन शैली और जो तनाव प्रबंधन है उसके लिए शायद सबसे बड़ा टूल साबित हो सकता है। तनाव प्रबंधन के लिए? बिल्कुल। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत कहता है कि वात, पित्त और कफ ये तीन दोष मानव शरीर की पूरी संरचना और उसके हर एक कार्य को चलाते हैं। इनमें से जो पित्त है वो संस्कृत के तप धातु से बना है। तप का मतलब तो ऊष्मा होता है ना? हाँ, तप का सीधा सा अर्थ होता है ऊष्मा, यानी गर्मी पैदा करना। हमारे शरीर में जितना भी पचन हो रहा है, शरीर का जो एक निश्चित तापमान बना रहता है और हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय, इन सब का मुख्य नियंत्रक सिर्फ और सिर्फ पित्त है। इस रिपोर्ट में ना एक बहुत ही खूबसूरत प्राचीन सिद्धांत का जिक्र किया गया है, यत् पिंडे तद् ब्रह्मंडे। आहा, बहुत ही गहरा सिद्धांत है ये। मतलब जो इस विशाल ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, हूबहू वही प्रक्रिया हमारे शरीर के भीतर भी चल रही है। सही बात है। इसे ऐसे समझें कि जैसे ब्रह्मांड में सूर्य पूरी सृष्टि को ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है, ठीक वैसे ही पित्त शरीर के अंदर उस सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। हमारी भूख कितनी तेज होगी, हमें प्यास कब लगेगी और यहाँ तक कि हमारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण होगी, ये सब हमारे इस आंतरिक सूर्य यानी पित्त पर निर्भर करता है। लेकिन इस सूर्य वाली बात से ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा होती है, जिसे यहाँ दूर करना बहुत जरूरी है। कैसी गलतफहमी? जब लोग पित्त या अग्नि शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक सूखी भड़कती हुई लकड़ी वाली आग की तस्वीर बनती है। हाँ, आमतौर पर आग का मतलब तो वही होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस शरीर के भीतर वैसी आग सीधे तौर पर जलने लगे तो वो तो हमारे नाजुक अंगों को ही जलाकर राख कर देगी। ओहो, ये तो है। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार पित्त केवल अग्नि नहीं है, ये अग्नि और जल, इन दो महाभूतों का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। एक मिनट, आग और पानी का मिश्रण? बिल्कुल। शरीर की यह आग सीधे नहीं जलती, बल्कि ये जल या स्नेह यानी तेल के माध्यम से अपना काम करती है। इसलिए पित्त का स्वभाव पूरी तरह से सूखा नहीं होता, बल्कि ये थोड़ा तरल और स्निग्ध होता है। अरे वाह, ये तो सच में एक आहा मोमेंट है ना? मतलब शरीर की ये आग एक तरह के लिक्विड या तरल माध्यम में सुरक्षित है। जैसे जैसे एक दिए में तेल होता है जो आग को जलने तो देता है लेकिन दिए को नष्ट नहीं होने देता। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये केवल पुरानी किताबों में लिखी कोई दार्शनिक बात नहीं है। जब इस शोध में इस प्राचीन विज्ञान को हमारी आज की आधुनिक न्यूरोबायोलॉजी से जोड़ा गया है तो नतीजे सच में हैरान करने वाले सामने आए हैं। fMRI यानी फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और HRV यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के जो अध्ययन दिए गए हैं वे इस प्राचीन ज्ञान की पूरी तरह पुष्टि करते हैं। मतलब साइंस भी अब वही कह रहा है। एकदम। इन स्कैन और डेटा से पता चलता है कि जिन लोगों में पित्त प्रकृति प्रधान होती है उनका दिमाग बहुत ही लक्ष्य उन्मुख होता है, वे बहुत तेज होते हैं। जब भी कोई चुनौतीपूर्ण या तनावपूर्ण स्थिति उनके सामने आती है तो उनके शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत तेजी से एक्टिवेट हो जाता है। श्रोताओं की आसानी के लिए मैं बता दूं कि
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी हमारे शरीर का वो अलार्म सिस्टम जो खतरे के समय हमें फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाली स्थिति के लिए तैयार करता है। सही कहा आपने। तो पित्त प्रकृति वाले लोगों में ये अलार्म सिस्टम पलक झपकते ही ट्रिगर हो जाता है, जिससे वे बहुत जल्दी और बड़े फैसले ले पाते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी होती है। उनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है और वे किसी भी काम को पूरी ऊर्जा के साथ करते हैं। ऊर्जा तो बहुत होती है उनमें। लेकिन हर ताकत के साथ एक कमजोरी भी जुड़ी होती है। अच्छा। जब कोई ऐसा व्यक्ति लगातार क्रॉनिक तनाव में रहने लगता है, मतलब हफ्तों या महीनों तक लगातार स्ट्रेस में रहता है, तो उसका ये तेज और फुर्तीला सिस्टम उसी के शरीर के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, शोध स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इस लगातार तनाव के कारण शरीर के भीतर साइटोकाइन्स और सी रिएक्टिव प्रोटीन्स यानी सीआरपी जैसे दाहक तत्व बढ़ने लगते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये तत्व शरीर के भीतर इन्फ्लेमेशन या सूजन को बढ़ा देते हैं। एकदम सही। और जब शरीर में सूजन बढ़ती है तो इसका सीधा और सबसे पहला असर इंसान की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकार शक्ति पर पड़ता है। इम्यूनिटी तेजी से गिरने लगती है। मतलब जो चीज उन्हें ऊर्जा दे रही थी वही नुकसान करने लगती है। बिल्कुल। शरीर की जो आग इंसान को जीवन की ऊर्जा दे रही थी, अब वो भीतर ही भीतर उसे खोखला करने लगती है और नई नई बीमारियां पैदा होने लगती हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि रिपोर्ट आगे बताती है कि भले ही हम आम बोलचाल में इसे सिर्फ एक शब्द पित्त कहकर बुलाते हैं, लेकिन शरीर के भीतर यह एक रूप में काम नहीं करता। हाँ, इसके कई प्रकार हैं। असल में ये 5 अलग-अलग रूपों में काम करता है, जिन्हें 5 उपदोष कहा गया है। जी। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारा शरीर एक बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी का एक सीईओ है जिसे हम पित्त कह सकते हैं। लेकिन सीईओ सारा काम खुद तो नहीं कर सकता ना, इसलिए उसने शरीर के अलग-अलग विभागों को संभालने के लिए 5 मैनेजर रखे हुए हैं। बहुत अच्छा एनालॉजी है ये। तो चलिए इस कंपनी के इन 5 मैनेजरों के काम को समझते हैं। सबसे पहला और मुख्य मैनेजर है पाचक पित्त। इस पाचक पित्त का मुख्य ऑफिस हमारे आमाशय और पक्वाशय यानी पेट और छोटी आंतों में होता है। ये हमारी जठराग्नि या डाइजेस्टिव फायर को कंट्रोल करता है, जो खाना पचाती है। हाँ, इसका सबसे जरूरी काम है हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पकाना, उसे पचाना और उसमें से काम के पोषक तत्वों को अलग करके कचरे को बाहर का रास्ता दिखाना। लेकिन अगर ये मैनेजर काम करना बंद कर दे तो? जब हमारी खराब जीवन शैली के कारण ये मैनेजर बिगड़ जाता है तो पेट में एसिडिटी, भयंकर अपच और गैस की समस्या शुरू हो जाती है। और रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि इसके बिगड़ने का सबसे बड़ा खतरा ये है कि जब खाना ठीक से पचता नहीं है तो वो पेट में सड़ने लगता है। इस सड़न से शरीर में आम यानी बहुत ही खतरनाक विषैले तत्व बनने लगते हैं। हाँ, आम को टॉक्सिन्स भी कहते हैं। ये आम इतना चिपचिपा और जहरीला होता है कि ये बाकी के 4 मैनेजरों के काम को भी ठप कर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद में इसे ठीक करने के बहुत ही सरल उपाय हैं, जैसे त्रिफला चूर्ण, सौंफ और धनिया का पानी। ये चीजें बहुत असरदार होती हैं। जी, ये चीजें इस बिगड़े हुए पाचक पित्त को वापस पटरी पर ले आती हैं। अब जब पाचक पित्त ने खाना पचाकर पोषक तत्व निकाल लिए तो वे तत्व जाते हैं हमारे दूसरे मैनेजर के पास। इसका नाम है रंजक पित्त। इसका ऑफिस कहाँ होता है? इसका ऑफिस हमारे लिवर और प्लीहा यानी स्प्लीन में होता है। इसका काम बहुत ही खास है। ये शरीर के रस को रक्त यानी खून में बदलता है। साथ ही ये हमारे खून और हमारी त्वचा को उसका प्राकृतिक रंग प्रदान करता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को पीलिया या जॉन्डिस हो रहा है, या उसे त्वचा के अजीबोगरीब रोग हो रहे हैं, या कम उम्र में ही बाल सफेद हो रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि उनका रंजक पित्त असंतुलित हो गया है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इस शोध में बताया गया है कि इस मैनेजर को शांत करने के लिए हमारी रसोई में मौजूद हल्दी और आंवला बेहतरीन काम करते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा मैनेजर आता है जो हमारी देखने की क्षमता को संभालता है, आलोचक पित्त। ये आलोचक पित्त हमारी आंखों के रेटिना में बैठता है। ये सिर्फ हमारी भौतिक दृष्टि को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि आयुर्वेद के अनुसार ये सही और गलत का आकलन करने की हमारी दृष्टि या नजरिए को भी प्रभावित करता है। आजकल तो इसका बहुत इस्तेमाल होता है स्क्रीन के सामने। हाँ,
आज के दौर में जब लोग दिन भर लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन घूरते रहते हैं या बहुत ज़्यादा तेज धूप में काम करते हैं, तो आंखों में होने वाली जलन, सूखापन या लालिमा इसी आलोचक पित्त के भड़कने का संकेत है। इसके लिए क्या उपाय बताया गया है? इसे शांत करने के लिए आंखों को ठंडे गुलाब जल से धोना या त्रिफला के पानी के छींटे मारना बहुत असरदार माना गया है। सही है। और चौथा मैनेजर है भ्राजक पित्त, जिसका कार्यक्षेत्र हमारी पूरी त्वचा है। इसका काम है त्वचा का सही तापमान बनाए रखना और उस पर एक प्राकृतिक चमक या ग्लो लाना। लेकिन ये भी बहुत जल्दी भड़कता है। जी, जब ये भ्राजक पित्त कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो चेहरे पर अचानक बहुत सारे मुहासे निकल आते हैं, एक्जिमा हो जाता है, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं या फिर व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। सदियों से लोग इसे शांत करने के लिए एलोवेरा यानी कोरफड, नीम और चंदन के ठंडे लेप का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब तक हमने पेट, खून, आंखों और त्वचा की मैनेजरों की बात कर ली, लेकिन किसी भी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसका हेडक्वार्टर। बिल्कुल, और अब हम उसी हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत जरूरी हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि स्रोत सामग्री में इस 5वें उपदोष को सबसे जटिल और सबसे जादुई बताया गया है। तो इस पूरी कंपनी का जो हेडक्वार्टर है, यानी हमारा दिल और हमारा दिमाग, वहाँ कौन बैठा है? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि वहाँ बैठा है साधक पित्त। इसे हम शरीर की कंपनी का HR मैनेजर कह सकते हैं, जो भावनाओं और तनाव को संभालता है। भावनाओं का मैनेजर? हाँ, जिस तरह पेट में बैठा पाचक पित्त हमारे द्वारा खाए गए भारी भोजन को पचाता है, ठीक उसी तरह ये साधक पित्त हमारे जीवन के भारी अनुभवों, हमारे मानसिक तनाव और हमारी गहरी भावनाओं को पचाता है। क्या बात है! आयुर्वेद में हृदय को हमारी चेतना का स्थान माना गया है और ये साधक पित्त हृदय और मस्तिष्क के बीच एक पुल का काम करता है। तो इसका मतलब है कि केवल हमारा पेट ही अपच का शिकार नहीं होता, बल्कि हमारी भावनाएं भी अपच का शिकार होती हैं। बिल्कुल। इसे इस तरह से सोचकर देखिए, जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत बड़ा सदमा आता है, किसी प्रियजन के बिछड़ने का गहरा दुख होता है या कोई भारी मानसिक आघात लगता है, तो ये साधक पित्त पूरी तरह से हिल जाता है और वो इंसान उन भारी भावनाओं को पचा नहीं पाता। भावनाओं का अपच, ये शब्द ही रोंगटे खड़े कर देता है। और यहीं पर सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है। जैसे पेट में खाना न पचने पर शरीर में आम या टॉक्सिन्स बनते हैं, वैसे ही भावनाएं न पचने पर शरीर के भीतर भावनिक आम या इमोशनल आमा बनने लगता है। इमोशनल टॉक्सिन्स? हाँ, ये बिना पचा हुआ दुख और तनाव अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जिसे हम डिप्रेशन, एंजाइटी या बाइपोलर डिसऑर्डर्स जैसे बड़े नाम देते हैं, आयुर्वेद की नज़र में वो इसी भावनिक आम और बिगड़े हुए साधक पित्त का सीधा परिणाम है। ये सच में बहुत ही गहरी बात है। और जब ये पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे ग्रंथों में पित्त प्रकोप कहा गया है, तो ये इंसान के स्वभाव को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है। जी। रिपोर्ट बताती है कि जब ये बढ़ा हुआ पित्त रजोगुण के साथ मिल जाता है तो इंसान अति महत्वाकांक्षी हो जाता है। वो हर छोटी छोटी चीज में परफेक्शन ढूंढने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा आलोचक या क्रिटिकल बन जाता है। हाँ, वो खुद की भी कमियां निकालता है और दूसरों की भी। इस स्थिति में व्यक्ति को लगता है कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। वो एक वर्कहॉलिक बन जाता है। उसे आराम करना समय की बर्बादी लगने लगता है। ये तो आजकल के कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत आम है। बिल्कुल। छोटी छोटी बातों पर अगर चीजें उसके हिसाब से न हो तो उसे भयंकर क्रोध आता है। वो बहुत अधीर हो जाता है, इम्पेशेंट हो जाता है। हाँ, ये अहंकार और सत्ता की भूख धीरे धीरे उसकी सारी मानसिक शांति को जलाकर खा जाती है। और कॉर्पोरेट या आधुनिक भाषा में कहें तो व्यक्ति अंततः पूरी तरह से बर्नआउट का शिकार हो जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब हमें इसे ठीक करना होगा। जी, हम इस बेकाबू होती आग को, इस बढ़े हुए पित्त को कैसे शांत कर सकते हैं? जो लोग इस बर्नआउट की स्थिति में पहुंच चुके हैं, उनके लिए ये रिपोर्ट आहार और दिनचर्या में क्या समाधान बताती है? देखिए, आयुर्वेद का एक बहुत ही सीधा सा नियम है, जो गुण बीमारी को बढ़ाते हैं उसके बिल्कुल विपरीत गुण उसे शांत करते हैं। अच्छा। पित्त स्वभाव से बहुत गर्म, तीक्ष्ण और एसिडिक होता है। इसलिए इसे शांत करने के लिए जो आहार हम लें वो शीतल, मीठा और सात्विक होना चाहिए। स्वाद के विज्ञान में 3 रस पित्त के लिए सबसे अच्छे बताए गए हैं: मधुर, कड़वा और कसेला।
और किन चीजों से बचना चाहिए? जिन स्वादों से पूरी तरह दूरी बना लेनी चाहिए वे हैं तीखा, खट्टा और बहुत ज्यादा नमकीन। रसोई के बदलावों की बात करें तो शोध में एक चीज को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है और वो है शुद्ध गाय का घी। घी तो बहुत कमाल की चीज है। हाँ, गाय का घी पित्त की भड़कती आग को ऐसे शांत करता है जैसे किसी इंजन में डला हुआ कूलेंट। इसके अलावा प्याज, लहसुन और मांसाहार को पूरी तरह छोड़ने की सलाह दी गई है क्योंकि ये राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों को जगाते हैं। ये शरीर में गर्मी भी पैदा करते हैं और मन में क्रोध भी। अगर हम रोजमर्रा की सब्जियों और फलों का उदाहरण लें तो मीठे सेब, ताज़ा नारियल, ब्रोकली, खीरा और लौकी जैसी चीजें पित्त को बहुत अच्छे से शांत करती हैं। यहाँ एक बात जो कई लोगों को चौंका सकती है, मैंने हमेशा सुना था कि सलाद में कच्चा टमाटर अच्छा होता है या खट्टे फल तो विटामिन सी से भरे होते हैं। हाँ, आम धारणा तो यही है। लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार पित्त प्रकृति वालों के लिए कच्चे टमाटर, नींबू और खट्टे फल बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं क्योंकि ये शरीर में एसिड बढ़ाते हैं। एकदम सही। और उसी एसिड को कम करने के लिए इस रिपोर्ट में एक खास जड़ी बूटी शतावरी के विज्ञान को बहुत गहराई से समझाया गया है। शतावरी कैसे काम करती है? शतावरी स्वाद में मीठी और कड़वी होती है, लेकिन इसका असली जादू इसके पचने के बाद शुरू होता है। पचने के बाद इसका प्रभाव शरीर में पूरी तरह से अल्कलाइन हो जाता है। मतलब ये एसिड को काट देती है। हाँ, इसे ऐसे समझें कि जैसे शरीर के उबलते हुए एसिडिक वातावरण में किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। ये एसिडिटी को लगभग तुरंत रोक देती है। इसके अलावा गर्मियों के दिनों में मूंग दाल और बासमती चावल की खिचड़ी, जिसमें थोड़ा जीरा, धनिया और नारियल का बुरादा डला हो, ये पित्त को शांत करने का एक बहुत ही हल्का और शानदार आहार है। ये तो हुई खाने पीने की बात, लेकिन जो हमारी डेली रूटीन या दिनचर्या है उसका भी इस आग से बहुत गहरा कनेक्शन है। जी। रिपोर्ट के अनुसार सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच उठ जाना चाहिए क्योंकि ये दिन का सबसे शीतल और सात्विक समय होता है। और उठने के बाद तांबे या स्टील के स्क्रैपर से जीभ साफ करना बहुत जरूरी है। टंग स्क्रैपिंग। हाँ, रात भर शरीर ने जिस आम या कचरे को जीभ पर इकट्ठा किया है उसे बाहर निकालना ही होगा। खाने के समय को लेकर भी प्रकृति ने एक घड़ी सेट की हुई है। हाँ। दिन का जो सबसे भारी और बड़ा भोजन है वो दोपहर 12 से 1 बजे के बीच खा लेना चाहिए। इसके पीछे एक बहुत ठोस विज्ञान है। जी, ऐसा इसलिए क्योंकि दोपहर के समय सूरज आसमान में सबसे ऊपर होता है और उसी समय हमारे पेट की जठराग्नि यानी हमारा आंतरिक सूरज भी अपने चरम पर होता है। उस वक्त खाया गया भारी खाना भी आसानी से पच जाता है। और शायद यही कारण है कि रात को देर से जागने के लिए भी मना किया जाता है। हाँ, क्योंकि दोपहर की तरह ही रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे का समय भी प्राकृतिक रूप से पित्त का काल होता है। अगर हम रात 10 बजे के बाद तक जागते रहते हैं तो वो रात का पित्त हमें ऊर्जा तो देगा, लेकिन वो ऊर्जा हमारी मानसिक अस्वस्थता को बढ़ाएगी। ओवर थिंकिंग होने लगती है। बिल्कुल, हमें अजीब से विचार आएंगे, एंग्जाइटी होगी और फिर नींद पूरी तरह से उड़ जाएगी। इसलिए 10 बजे से पहले सोना सबसे अच्छा है। और नींद अच्छी आए इसके लिए रिपोर्ट में एक बहुत ही खूबसूरत उपाय है, चंद्र स्नान या मून बाथिंग। ये बहुत ही शांत करने वाली प्रक्रिया है। सोने से करीब 30 मिनट पहले चांद की ठंडी रोशनी में बैठना। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये मन के तनाव को सोख लेता है और बढ़े हुए पित्त को तुरंत ठंडक पहुंचाता है। आहार और दिनचर्या के साथ साथ योग और प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरोपैथी के बिना ये चर्चा अधूरी है। लेकिन योग करते समय एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने को कहा गया है। कैसी सावधानी? हम अक्सर मान लेते हैं कि सभी प्राणायाम अच्छे हैं, लेकिन भस्त्रिका और कपालभाति जैसे प्राणायाम शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं। इसलिए जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ है उन्हें ये प्राणायाम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, वरना उनकी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। इससे ना एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मेरे मन में आता है। अगर कपालभाति जैसी सांसों से शरीर गर्म हो सकता है तो क्या सांस लेने का कोई ऐसा तरीका भी है जिससे शरीर अंदर से ठंडा हो जाए? रिपोर्ट कहती है बिल्कुल है। और इसका नाम है शीतली प्राणायाम। इसमें जीभ को बाहर निकालकर एक नली या ट्यूब की तरह गोल किया जाता है और फिर उस गोल जीभ के बीच से सांस अंदर खींची जाती है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये काम कैसे करता है। हाँ, साइंस क्या है इसके पीछे? ये पूरी तरह से इवेपोरेटिव कूलिंग के विज्ञान पर आधारित है। जैसे गर्मियों में मटके का पानी बाहरी हवा के संपर्क में आकर ठंडा हो जाता है, ठीक वैसे ही जब हवा हमारी गीली जीभ से होकर गुजरती है तो वो एकदम ठंडी हो जाती है। कमाल का मैकेनिज्म है ये। एक ठंडी हवा सीधे फेफड़ों में जाती है और हमारे रक्त के तापमान को कम कर देती है।
इससे बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर तुरंत कम होता है। जो लोग अपनी जीभ को गोल नहीं कर पाते, उनके लिए शीतकारी प्राणायाम है, जिसमें दांतों को मिलाकर सांस खींची जाती है। और इसके अलावा चंद्र भेदन प्राणायाम है, जिसमें केवल बाईं नाक से सांस ली जाती है। ये हमारे शरीर की इड़ा नाड़ी, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, उसे एक्टिव करके गहरी मानसिक शांति देता है। योग के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा यानी निसर्गोपचार तो सच में कमाल का है। मिट्टी और पानी वाला। हाँ, इसमें बिना किसी दवा के केवल मिट्टी और पानी से शरीर की एक्स्ट्रा गर्मी निकाली जाती है। मृदा चिकित्सा या मड थेरेपी में पेट, आंखों और माथे पर शुद्ध मिट्टी का लेप लगाया जाता है। ये मिट्टी शरीर के अंदर की सूजन या इन्फ्लेमेशन को ऐसे सोख लेती है जैसे स्पंज पानी को सोखता है। और जल चिकित्सा में शीत कट स्नान का प्रयोग होता है, जिसे हम कोल्ड हिप बाथ कहते हैं। ये बहुत ही प्रभावी है। इसमें एक व्यक्ति को एक खास तरह के टब में 15 मिनट के लिए बिठाया जाता है। टब में 18 से 24 डिग्री सेल्सियस का ठंडा पानी होता है, जो नाभि से लेकर जांघ तक के हिस्से को डुबोकर रखता है। ये ठंडा पानी लिवर और आंतों की सारी एक्स्ट्रा गर्मी को तुरंत अपने अंदर खींच लेता है। सोचिए, जो काम कई बार महंगी गोलियां महीनों में नहीं कर पाती, वो काम केवल पानी के सही तापमान से हो जाता है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। क्या? पित्त को संतुलित करना केवल बदहजमी, मुहासों या एसिडिटी से बचने का तरीका नहीं है। ये असल में एक बहुत गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। हमारे भीतर की ये जो आग है, इसका काम हमें जलाकर भस्म करना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को प्रकाश देना होना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। जब हमारा पाचक और रंजक पित्त संतुलित होता है, तो भोजन और रक्त का सही निर्माण होता है, जिससे शरीर को एक उत्तम तेज मिलता है। ये तेज हमारी मजबूत इम्यूनिटी और दमकती त्वचा के रूप में बाहर आता है। और जब हमारा साधक और आलोचक पित्त पूरी तरह संतुलित होता है, तो इंसान के अंदर से बिना वजह का क्रोध, अहंकार और अंधी प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है। तब जन्म होता है विवेक का। विवेक यानी सही और गलत की पहचान। हाँ, सही और गलत की पहचान करने की तीक्ष्ण और शांत बुद्धि। इसी संतुलित अवस्था में पहुंचकर अंततः हमें उस अंतः शांति या इनर पीस की प्राप्ति होती है, जिसकी हम सबको तलाश है। बिल्कुल। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा बेवजह का गुस्सा और हर चीज में परफेक्शन ढूंढने की आदत असल में हमारे ही भीतर की अनियंत्रित आग का नतीजा है। क्या बात है! ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। और जाते जाते हम श्रोताओं के लिए एक विचार यहाँ छोड़ना चाहेंगे। जरूर। आज की इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि हमारा आंतरिक पित्त बाहर के सूर्य और चंद्रमा के प्राकृतिक चक्रों से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। जैसे हमने चंद्र स्नान के महत्व को समझा। प्रकृति से जुड़ाव बहुत जरूरी है। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि आज के समय में हमारे घरों और दफ्तरों में दिन रात चलने वाली कृत्रिम रोशनी यानी आर्टिफिशियल लाइटिंग और 24 घंटे चलने वाले एयर कंडीशन्ड कमरे, जो हमें मौसम के प्राकृतिक बदलावों से पूरी तरह काट देते हैं, वे जाने अनजाने में हमारे भीतर के इस प्राकृतिक दोष संतुलन को कितनी गहराई से बिगाड़ रहे होंगे। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।